चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कैल्सिनेशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोस्टिंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग क्या होती है ये समझने से पहले आप मुझे बताओ कि हम कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड ओर। तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट और इनटू ऑक्साइड ओर यानी कि कंसंट्रेशन के बाद जो हमारे पास हो रहा था उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना था। उसको अगर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना था, उसको अगर ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना था तो दो प्रोसेस थे, एक था आपका कैल्सिनेशन, दूसरा था रोस्टिंग। तो डेफिनेशन पहले क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहां पर एक लाइन जरूर आएगी, आप इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे आपका पीबीएस है, अब पीबीएस को ऑक्साइड में बदलना है तो दिमाग की बत्ती जलाओ ना। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना तो ऑक्सीजन तो चाहिएगी ना। कैल्सिनेशन की जब बात आई थी पिछली बार, तो कैल्सिनेशन के अंदर क्या था, कार्बोनेट को ऑक्साइड में ले जा रहे थे, ऑक्सीजन चाहिए थी नहीं, इसलिए वहां एब्सेंस ऑफ एयर था। हाइड्रेटेड ऑक्साइड और को हीट कर रहे थे, वो ऑक्साइड में आ रहा था, ऑक्सीजन चाहिए थी नहीं, तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पर भी हीट करने पर एनहाइड्रस फॉर्म आ रही है, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, इसलिए वो एब्सेंस ऑफ एयर था। अब यहाँ सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो कॉमन सेंस है ना यार, सल्फाइड को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या निकला, सल्फाइड को अगर ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमने ऑक्सीजन दी इसको। ऑक्सीजन देने पर क्या बनाएगी, PbO प्लस SO2। यहाँ पर जब PbS को ऑक्सीजन देंगे तो आपके पास PbSO4 भी बनेगा। ये कंपाउंड जो है मेजर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब जब आप रोस्टिंग कर रहे हो सल्फाइड की, तो मोस्ट ऑफ द सल्फाइड जाएगा ऑक्साइड में और कुछ अमाउंट बनेगा सल्फेट का, ठीक है। ये आपका रोस्टिंग होता है। अब रोस्टिंग जो होती है उसके अंदर क्या खास बात है बताओ। रोस्टिंग के अंदर हमने सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल दिया है, क्लियर। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम रोस्टिंग होता है। जैसे ये Cu2 है, O2 को आपने क्या करा, Cu2O दे दिया, ठीक है, प्लस आपके पास क्या बना, SO2। ये SO2 उड़ गया, ये आपका Cu2 है, ये O2 है, ये Cu2SO4 है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका जो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका जो मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। अब यहाँ खास बात आती है कि जो ये SO2 निकलती है, SO2 ऊपर जाती है। अब ये SO2 ऊपर जाएगी जब, तो ये SO2 ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट होती है। ये SO3 पानी के अंदर डिसॉल्व होकर के H2SO4 बनाता है और ये H2SO4 कहलाता है एसिड रेन। ये क्या कहलाता है, एसिड रेन। अब दोबारा देखना, ये SO2 है, O2 से ऑक्सीडाइज होगा, ये बनेगा SO3। जो SO2 निकली वो SO2 उस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज होकर के बनेगा SO3 और SO3 जो बनेगा वो वाटर में आपका क्या होगा, डिसॉल्व। बारिश का जो पानी निकल रहा है उस पानी के अंदर ये SO3 डिसॉल्व होगा और जब वो डिसॉल्व होगा तो H2SO4 बनेगा और जो H2SO4 बनेगा जब वो गिरेगा नीचे पानी के साथ तो वो कहलाती है एसिड रेन। और इस एसिड रेन से क्या होता है, हमारे जितने भी पुरानी इमारतें लाइक जैसे आपका ताजमहल है, ये सब आपके क्या हो रहा है, कोरोजन, पीला हो जाना। मथुरा की इंडस्ट्रीज की वजह से वो पीला हो जाता है। तो यहाँ पर एक खास बात आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे निकलने वाली जो गैस है वो सीरियस पॉल्यूशन का कारण होती है, तो आंसर आप क्या देंगे, रोस्टिंग। क्योंकि रोस्टिंग से निकलने वाली जो गैस है वो क्या है, SO2। SO2 के लिए हमने पढ़ा था कि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी कि एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीडाइज भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर पॉल्यूशन का कारण है ये बहुत ज्यादा, इसलिए अगर कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे, अगर किसी एक मेटल का ऑक्साइड हो रहे और एक सल्फाइड हो रहे और दोनों ही जो है वो बराबर के जो है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की कॉस्ट रखते हैं, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, तो नो डाउट हम प्रेफरेंस ऑक्साइड ओर को देंगे, सल्फाइड ओर को नहीं देंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर से हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है ना, प्रेफरेंस ऑक्साइड को दी जाएगी। लेकिन अगर हम मान लो कोई एक्सट्रैक्शन ऑक्साइड से नहीं हो सकता, सिर्फ सल्फाइड से बहुत इजीली कन्वीनियंटली और वो मेटल पाया ही सल्फाइड के साथ पाया जाता है खूब सारा, तो फिर सल्फाइड से करेंगे। यही वो पॉइंट आता है कि फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से आपको NOC लेना पड़ता है, फिर आपको जो है वो माइनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते।
इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो SO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगे तो उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंस आएंगे। तो वो फिर आप जो फिल्मों में देखते हो ना इल्लीगल माइनिंग, वो इल्लीगल माइनिंग यही होती है, फिर ज़्यादा निकाल देना, ज़्यादा SO2 भेजना, फिर उससे सिस्टम में जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती है, कई तरह की बीमारियां आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है। कई सारी फिल्में बनती है ना कि इस इंडस्ट्री की वजह से जो है वो ये गांव तबाह हो गया, इस गांव में ये बीमारी आ गई, ये रीजंस होते हैं। थोड़ा सा आई होप समझा पाया मैं, ठीक है। अगला देखो, अब हम बात कर रहे थे किसकी, रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग में ये समझ में आ गया मुझे कि SO2 जो होगा वो सीरियस पॉल्यूशन का कारण होगा। क्लियर। तो ये जो SO2 सीरियस पॉल्यूशन का कारण है, तो इसलिए हम प्रेफरेंस किसकी करते हैं, ऑक्साइड की। इसीलिए क्या होता है, जैसे ये FeS2 है, अभी FeS2 आयरन का ओर है, बट इट इज नॉट एक्ट्स एज अ ओर बिकॉज सल्फाइड है ये, और यहाँ पर आपका जो है वो SO2 खूब सारी निकलती है। तो आयरन पायराइड जो है ओर तो होता है, बट इट इज नॉट यूज्ड एज अ ओर, मतलब आयरन का एक्सट्रैक्शन इससे नहीं करते हम। रीजन बिहाइंड इट कि ये SO2 बहुत सारा देगा, प्लस जब एक्सट्रैक्शन इसका हो जाता है तो आयरन के अंदर सल्फर कंटेंट भी रह जाता है। सल्फर कंटेंट रहने की वजह से ये आयरन हमारा क्या हो जाता है, हार्ड और ब्रिटल। और ब्रिटल आयरन अगर है तो उसका कोई यूज नहीं होता है, यानी कि इससे जब एक्सट्रैक्शन भी होगा तो वो आयरन जो मिलेगा उसका ज़्यादा यूज नहीं होगा। जब यूज ही नहीं करोगे आप आयरन का तो फिर फायदा क्या हुआ, जब आप यूज ही नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए हम FeS2 से एक्सट्रैक्शन नहीं करते, ठीक है, आयरन पायराइड। अब सबसे पहली चीज आपको जो समझनी पड़ेगी वो क्या है, ध्यान से सुनना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किस में किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होते हैं वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में किए जाते हैं। क्या बोले जल्दी बताओ, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहाँ किए जाएंगे, तो आप बोलोगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रिवर्बरेटरी फर्नेस में किए जाएंगे। दोबारा बोलना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहाँ किए जाएंगे, जल्दी बताओ, रिवर्बरेटरी फर्नेस में किए जाएंगे। दोबारा बोलो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहाँ किया जाएगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो ये एक फिक्स फर्नेस होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसमें किया जाता है। इसको थोड़ा सा हाइपोथेटिकली समझते हैं कि एक फर्नेस मान लो, मैं आपको थोड़ा विजुलाइज करने के लिए बता रहा हूँ, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, लाइक एक गोला मान लो, उस पर ढक्कन लगा हुआ है तो ढक्कन हटा दिया। ध्यान से सुनना, वापस से बता रहा हूँ, एक फर्नेस मान लिया, ये इस तरह से लंबा है, यहाँ पर गोले हैं, ढक्कन लगे हुए, ढक्कन हटा दिया, ढक्कन लगा दिया, ठीक है। फील लेना, ऊपर से और डाल देते हैं पहले तो उस फर्नेस में, उसको ऑक्साइड में बदलना था। फर्नेस से और गया अंदर, फर्नेस से जब और गया अंदर, फर्नेस से जब और गया अंदर, तब यहां पर मुझे ऐसा काम करना है जिससे मेरे पैसे कम लगे, कॉस्ट कम आए। दोबारा से बोलना, ऐसा काम करना है जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए। फील लेना, ऐसा काम करना है जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस रिवर्बरेटरी फर्नेस में आपने डाल दिया उस ओर को, अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन दो, नहीं है तो मत दो, क्योंकि ऑक्सीजन के भी पैसे लगते हैं। तो जब हमने देखा इस फर्नेस के अंदर कि यार हमें ये कार्बोनेट हो रहे हैं या ऑक्साइड हो रहे हैं, तो हमें पता है कि जब सिर्फ हीट देंगे जिससे ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, और से पानी निकल जाएगा, कार्बोनेट टूट करके ऑक्साइड में आ जाएगा। तो हम ये ढक्कन बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन पास नहीं करते। जब हम देखते हैं कि यार ये सल्फाइड हो रहे तो हम ढक्कन खोल देते हैं और फिर हम उसमें ऑक्सीजन पास कर देते हैं। हीटिंग वही रहती है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, याद है, सेम हीटिंग रहेगी। तो हीट करने पर क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन भी भेज दी। तो जब ऑक्सीजन पास कर दिया तब प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, और जब ऑक्सीजन पास नहीं किया तो प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। जब, दोबारा बोलो, ऑक्सीजन भेज दिया रोस्टिंग, ऑक्सीजन नहीं भेजा
तो इसका मतलब क्या है, कैल्सिनेशन। फील आ गई। और कुछ नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन का कोई लॉजिक नहीं है सिवाय पैसे के। एक बात दिमाग में बिठा लेना, भैया पैसे बच रहे हैं तो काय ऑक्सीजन दे रहे हो, पैसे लग रहे हैं तो मत दो ऑक्सीजन, और पैसे बच सकते हैं आगे तो आप दो। पैसे कैसे बच सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सल्फाइड का जब रिडक्शन अगर हो डायरेक्ट तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और ऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। जैसे सल्फाइड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो मान लो 2000 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो तो सिर्फ 200 रुपये लगते हैं, और 20 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं ऑक्सीजन पास करने के। तो टोटल कॉस्ट तो फिर भी 220 ही हुई ना, तो 2000 माइनस 220 करोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ये बात समझ। तो अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि ऑक्सीजन भेजना या ना भेजना सिर्फ इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपके पैसे बच रहे नहीं बच रहे, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होगी। अगर मान लो कभी कोई ऑक्साइड ओर हो और उस ऑक्साइड ओर के अंदर ऑक्सीजन भेजने से आपका फायदा हो रहा हो, तो क्या आप मना कर दो कि नहीं साहब ये तो ऑक्साइड हो रहा है, मैं तो नहीं करूंगा रोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने किताब में पढ़ा था कि ये रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होती है, मैंने तो रटा हुआ है अच्छे से, सल्फाइड के लिए करते हैं। रटना नहीं है, फील लेनी है कि यार जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन देना या ना देना इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, फायदा है नहीं है, कॉस्ट कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल चीज आपको समझ में आई कि सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी, यहाँ देनी जरूरी थी इसलिए आपने दी है, और कैल्सिनेशन में जरूरत नहीं थी तो नहीं दी। लेकिन अगर कैल्सिनेशन में भी जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन की तो देनी पड़ेगी ना, आया ना। अब जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखना, कि अगर सपोज किसी भी ओर में, चाहे वो ऑक्साइड ओर हो चाहे सल्फाइड हो, सल्फाइड ओर के लिए तो आप ऑक्सीजन दोगे ही दोगे। मान लीजिए किसी ऑक्साइड ओर में ये इंप्योरिटियां पाई जाती हैं, तो ये इंप्योरिटियां उड़ती नहीं है, ये वोलेटाइल नहीं है, लेकिन इनका जो ऑक्साइड है वो वोलेटाइल है, इनका जो ऑक्साइड है वो वोलेटाइल है, इनका जो ऑक्साइड है वो वोलेटाइल है। तो इनका ऑक्साइड वोलेटाइल है तो वो उड़ करके कहां चला जाएगा, Sb2। तो यहां जब सल्फर होगा, आर्सेनिक होगा और एंटीमनी होगा, तो सल्फर SO2 से ऑक्सीडाइज होकर के SO2 बनाएगा, उड़ जाएगा। ये आर्सेनिक H2O3 बनाएगा, उड़ जाएगा। ये एंटीमनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Sb2 उड़ जाएगा। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी की जो इंप्योरिटियां हैं वो उसी प्रोसेस में उड़ गई। तो अगर कैल्सिनेशन आप कर रहे थे यानी कि ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर हटा करके आपने क्या करा, कुछ नहीं करा, वो फर्नेस में पड़ा हुआ है, ये इंप्योरिटियां आपको दिख रही हैं। अगर ये इंप्योरिटियां आपको दिख रही हैं, आपने ढक्कन हटाया, ऑक्सीजन पास किया, ये इंप्योरिटी यहीं निकल गई, तो फायदा है ना, भेज दो ऑक्सीजन। क्योंकि इन इंप्योरिटी को हटाने के लिए फिर आपको कोई और प्रोसेस करना पड़ेगा, इन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए आपको फिर एक कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी, नया प्रोसेस लाओगे, नए रिएजेंट लाओगे। तो इससे अच्छा सीधा ऑक्सीजन ही भेज दो ना, फर्नेस भी तैयार है, मेटल भी पड़ा हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन भेजनी, ढक्कन खोलो, ऑक्सीजन पास कर दो, सिस्टम भी तैयार है। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, रोस्टिंग। तो यानी कि एग्जांपल क्या आया, SNO2 का। SNO2 एक ऑक्साइड और है, SNO2 एक ऑक्साइड और होने के बाद भी इसकी रोस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी की इंप्योरिटियां पाई जाती हैं। ये इंप्योरिटियां नॉन वोलेटाइल होती हैं, परंतु इनके ऑक्साइड वोलेटाइल होते हैं। अगर आप इसका रोस्टिंग कर दोगे तो ये ऑक्साइड बन के उड़ जाएंगी, इसलिए हम इसका रोस्टिंग करते हैं। यानी एक सवाल आ जाए कि क्या किसी और में अगर नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी प्रेजेंट हो और उसका ऑक्साइड वोलेटाइल हो, तो आप कौन सा प्रोसेस करोगे, कैल्सिनेशन करोगे या रोस्टिंग? अगर वो और ऑक्साइड और है तो आप बोलोगे हम रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि वोलेटाइल इंप्योरिटी नहीं है, लेकिन उनके ऑक्साइड अगर वोलेटाइल है तो रोस्टिंग की जाती है, चाहे फिर वो ऑक्साइड हो रही क्यों ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर किसी मेटलिक और में ऑक्साइड में ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल इंप्योरिटी, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल इंप्योरिटी, क्या कहते हैं इसको बताओ, ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल इंप्योरिटियां प्रेजेंट है तब भी रोस्टिंग करते हैं, ये रोस्टिंग भी होती है। तो अब दोनों एक ही फर्नेस में होते हैं, क्लियरिटी आ गई, इस केस में भी करते हैं। अब एक केस और देखो, ठीक है,
मान लो ये हमारा आयरन है, इस आयरन का नाम होता है हेमेटाइट, और इस आयरन में इम्प्योरिटी पाई जाती है ये ओर है, और ये सब इसके अंदर है इम्प्योरिटीज। क्या बोला जल्दी बताओ, ये ओर है इसमें, और इसमें सारी क्या पाई जा रही है, ये इम्प्योरिटीज। क्या बोला जल्दी बताओ, ये ओर है और ये इम्प्योरिटियां हैं। अब ये ऑक्साइड ओर है हेमेटाइट, तो एज पर जो मुझे पता है ऑक्साइड के लिए तो रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। तो मैं इसको हीट करूंगा, ये बनेगा FeO प्लस Fe2O3। इसको भी हीटिंग मिल रही होगी, क्योंकि जब आप हीट करोगे तो ये आपका FeO प्लस CO2 में जाएगा, इसको भी आप हीट करोगे तो ये Fe2O3 प्लस वाटर उड़ जाएगा, और ये SiO2 है जो पड़ा रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑक्साइड नेचर हमने इसका कैल्सिनेशन कर दिया, और करते भी थे पहले। जब आपका किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर ये FeO बना, ये FeO इस SiO2 से रिएक्ट कर जाता है, ये FeO इस SiO2 से रिएक्ट कर जाएगा। तो आपका ये FeO SiO2 से रिएक्ट कर जाएगा तो बनेगा FeSiO3, और अगर FeSiO3 बनेगा तो क्या होगा, स्लैग। क्या बनेगा, स्लैग। यानी कि मेरा जो आयरन ऑक्साइड है उसका लॉस हो गया यहाँ पे। क्या हो, जल्दी बताओ, मेरे जो आयरन ऑक्साइड है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, रिसर्च किया कि यार FeO को O2 से रिएक्ट करा के यहाँ पर बनाया आपका Fe2O3, और फिर ये जो FeO है इस Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये Fe2O3 इस SiO2 से रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो यानी कि अब सोचो आप, सिर्फ आपको इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भेजनी थी, ऑक्सीजन जैसे ही भेजोगे FeO ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 में आ जाएगा, और ये Fe2O3 फिर इस SiO2 से रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, आयरन का लॉस नहीं हो रहा ना मेरे, फायदा हो गया ना कि ऑक्सीजन, तो मैंने कहा ना बहुत कम प्रोसेस पैसे लगते हैं, ऑक्सीजन भेज दी तो ऑक्साइड आपका इस Fe2O3 में आ गया, और फिर हमारा स्लैग नहीं बन रहा। अब स्लैग क्या होता है, अभी आप यहाँ सोच रहे होंगे, तो मैं आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करता हूँ। पहला ध्यान से सुनना, पहला डाउट तो ये होगा कि रोस्टिंग क्या ऑक्साइड ओर के लिए कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशंस है। कंडीशन तो क्या है, अगर मान लो ऐसी इम्प्योरिटी आ रही है जो वोलेटाइल नहीं है लेकिन ऑक्साइड वोलेटाइल है तो कर सकते हैं। दूसरा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। अगला, स्लैग क्या होता है, ये एक इम्प्योरिटी है। थोड़ी देर बाद अभी आपको स्लैग का मतलब समझ में आ जाएगा, तो आप अपने दिमाग में स्लैग को लेकर जो भी डाउट है ऐसे उड़ा दो, भाग गया एक तो डाउट। चलो दूसरा डाउट क्या आएगा, ये FeO इससे रिएक्ट कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक आपको दे सकता हूं मैं, अगर आपको याद हो तो ये +2 होगा, ये +3 होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो आपको पता है एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ये भी एसिडिक ही होता है, तो एसिडिक एसिडिक रिएक्ट नहीं करते बल्कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, इसलिए FeO कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहा। फिर तीसरा डाउट आएगा कि ओवरऑल बताओ आपकी क्या कर सकते हैं, ओवरऑल आपको पता है आयरन में रोस्टिंग कर सकते हैं। चौथा डाउट, अगर इसमें Fe2O3 में ये सब इम्प्योरिटियां नहीं होती तो फिर क्या आपको जरूरत पड़ती रोस्टिंग की, नहीं, फिर तो सीधा इसका क्या करते हैं अपन, कैल्सिनेशन, ताकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर उड़ जाए, कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटी तो वो उड़ जाए, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और रिडक्शन आसान हो जाए। अगला स्टेप इस तरह के नए नए सवाल बना सकता है। क्या सवाल बनाया बताओ, अगर Fe2O3 यानी हेमेटाइड में इम्प्योरिटियां एब्सेंट हो, Fe2O3 में हेमेटाइड है, हेमेटाइड में अगर इम्प्योरिटियां एब्सेंट हो तो क्या आप उसका कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग, तो आंसर क्या आएगा, कैल्सिनेशन। तो इसलिए कभी कभी क्या है कि मतलब जैसे NCERT आप पढ़ोगे तो उसमें आयरन के लिए क्या लिखा होगा, आयरन का कैल्सिनेशन ऑब्लिक रोस्टिंग कर लेते हैं, ऑब्लिक करके। तो कंडीशन हो गई
कि अगर इम्प्योरिटी एब्सेंट है तो आप कैल्सिनेशन करो, इम्प्योरिटी है तो रोस्टिंग करो, ताकि आपका लॉस ना हो। तो एनसीईआरटी ने ऑब्लिक करके क्यों लिखा, उसकी डेप्थ मैंने आपको बता दी है। अब देखो हमें क्या लगता है कि जैसे पीवीएस था, इसकी O2 से रिएक्शन कराई तो ये पीवीओ बना था, तो इसको देख के क्या फील आ रही है कि रोस्टिंग के अंदर जितना सल्फाइड है वो सारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा फील आ रही है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। जैसे ये आपका CuFeS2 है, जब इसका रोस्टिंग किया जाता है तो ये आपका सिर्फ FeO बनता है, Cu2S अभी भी Cu2S ही है, यानी जो इसके अंदर सल्फाइड पार्ट है वो अभी भी सल्फाइड ही है। क्या वाला जल्दी बता मैंने, इसके अंदर जो सल्फाइड पार्ट है वो अभी भी सल्फाइड पार्ट ही है, इसके अंदर जो सल्फाइड पार्ट है वो अभी भी सल्फाइड पार्ट ही है। रोस्टिंग में सल्फाइड तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना। यहाँ एक नोट करके हम लिख रहे हैं, ये रिएक्शन मत लिखना, ये तो मैंने एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। क्या लिख रहे हैं कि समटाइम्स रोस्टिंग मे नॉट ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या स्टेटमेंट है दोबारा बताओ, समटाइम्स रोस्टिंग मे नॉट ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दोबारा बोलना, समटाइम्स रोस्टिंग may not bring about complete oxidation। कभी कभी रोस्टिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी नहीं करती। एग्जांपल है कॉपर पायराइट, आपने ओर वाला डीपीपी याद कर लिया होगा या आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, ठीक है, और मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। ये आपका समटाइम्स रोस्टिंग may not bring about का एक एग्जांपल होगा। अब यहाँ पर एक नया डाउट आएगा, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा। तो उसका आंसर बताता हूँ। ये जब हम कॉपर पढ़ेंगे ना तब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। तो ये जो डाउट आ रहा है ये सिर्फ लिखने के लिए है, ताकि जब आप कॉपर पढ़ लो और फिर जब रिवाइज करो तो कनेक्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ नहीं बताता तो कभी आपको कोई डाउट आएगा तो आप रोस्टिंग ढूंढोगे, रोस्टिंग में ये पॉइंट मिसिंग होगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं गया हमको कि रोस्टिंग में नॉट ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने लिखवाया है, कलेक्ट हो गया ना एक जगह मटेरियल, एक्सप्लेनेशन आगे आ जाएगा। तो जेई देने जाओगे तब तक तो आपके पास सारे एक्सप्लेनेशन हो गए ना। तो कंटेंट एक जगह होना बहुत जरूरी होता है। आप लोग लगता होगा कि यहाँ क्यों पढ़ा रहे, वहीं पढ़ा देते, बिल्कुल वहाँ पढ़ा देता मैं, लेकिन वो आपका क्या होता है, डिस्पर्स्ड कंटेंट होता। डिस्पर्स्ड कंटेंट होता तो आपको क्या है, कभी रोस्टिंग में डाउट आया और आपने नोट्स खोले तो आपको मिला ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए कंटेंट को एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से रखना जरूरी होता है। आप उसका एक्सप्लेनेशन आगे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैच्योरिटी आपको भी रखनी है। क्लियर? ये बेनिफिट तब होते हैं जब रिवाइज करते हैं अपन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक खास बात है, देखो ऐसा नहीं लग रहा है ये सल्फाइड बर्न होकर के SO2 बना रहा है, तो इसलिए बर्न होकर के बना रहा है तो इसे कंबशन कहते हैं। तो रोस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कंबशन, और कंबशन है तो एक्सोथर्मिक भी होगा। रोस्टिंग के लिए 2 पॉइंट आपको नोट करने अच्छे से, कंबशन प्रोसेस होता है ये, और दूसरा एक्सोथर्मिक भी होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, कंबशन प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक है। दोबारा बोलो, रोस्टिंग कैसा है, कंबशन और एक्सोथर्मिक। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि व्हाई रोस्टिंग रिक्वायर्ड। ये ऐसा सवाल है जो अपन से पूछा, तो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि अगर मान लो सल्फाइड हो रहे उसका आपने रिडक्शन किया, तो इसके रिडक्शन में प्रॉब्लम क्या थी, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव था। इसके रिडक्शन में प्रॉब्लम क्या थी, इसका जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव था। लेकिन अगर आप किसका कर रहे हो, ऑक्साइड का, डेल्टा जी पॉजिटिव है। लेकिन जब ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हो आप तो सीधा सीधा डेल्टा जी नेगेटिव आता है। तो जब किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो आप रिएक्शन को आगे नहीं ले जा सकते। जब किसी रिएक्शन का डेल्टा जी
पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन आगे नहीं जाती है। अगर आपको ले जाना है तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर अगर हाई कर दोगे आप, तब जाके रिएक्शन डेल्टा जी बनेगी नेगेटिव। हाई टेम्परेचर अगर हम मेटलर्जी की इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं वो बहुत हाई होंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत हाई होंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। वो जो मैं 2000 रुपये बार बार बोल रहा था ना, वो यही है कि सर इसका रिडक्शन कर रहे हैं 2000 रुपये, इसका रिडक्शन कर रहे हैं 200 रुपये लग रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन बेच दो 20 रुपये की, तो 20 रुपये की ऑक्सीजन बेचते क्या होगा, वो सल्फाइड जो होगा वो ऑक्साइड में आ जाएगा, ऑक्साइड में आते ही 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो टोटल 2000 में से 220, समझिए बात कितना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो एक साइंटिस्ट थे एलिंगम, उन्होंने समझाया था ये। अभी हम एलिंगम डायग्राम आएगा तब बात करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। उन्होंने ये समझाया था कि भाई एक स्टेप इन्वॉल्व करो ये, ठीक है, जिससे कि आप जो रिडक्शन ऑक्साइड का करोगे तो फायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 2000 को अचानक 220 पे लेके इतना प्रॉफिट बढ़ा दिया उन्होंने। रोस्टिंग इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि आप इस सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सको, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर कर सको, कॉस्ट कम कर सको, प्रॉफिट बढ़ा सको, इसलिए हमें रोस्टिंग जरूरत पड़ती है। ये आपका रोस्टिंग समाप्त। ठीक, अब रोस्टिंग के बाद ये अपन ने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब आएगा रिडक्शन। रिडक्शन को समझना, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी इसने, प्रभा ही टूटी होगी आज आऊं। यहाँ देखो आप, ये ली के काका ने मांगी अलमारी है, ये आपके याद आया आपको इलेक्ट्रोमेटलर्जी से होते थे, ये पायरो से होते थे, और ये आपके हाइड्रोमेटलर्जी से होते थे। तो अब हमें रिडक्शन की बात करनी है। अगर ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस से यानी इलेक्ट्रो मेटलर्जी इन्वॉल्व थी तो इनका रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। इजी है क्योंकि इलेक्ट्रो मेटलर्जी होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसी में रिडक्शन हो जाएगा। इनको आप देखोगे तो इनमें जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो आप इस ऑक्सीजन को खींच नहीं सकते, नहीं खींच सकते तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग अगर सस्ता भी हो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि चीप पड़ रहा है तो कॉस्ट कम आ रही है। तो कार्बन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए मेटलर्जी में कार्बन रिडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी और सस्ता भी है। ये भी एलिंगम बताएगा कि अच्छा है क्यों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, एलिंगम बताएगा ये। तो इसलिए कार्बन रिडक्शन देखो किन किन का किया जाता है। ये आपके जिंक का कार्बन रिडक्शन होगा, Fe का कार्बन रिडक्शन होगा, और आपका ये लेड का कार्बन रिडक्शन होगा। ठीक है, इनके कार्बन रिडक्शन आप कर सकते हो, और एक टिन का भी। ठीक है, बाकी जो कैडमियम है, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का अलग अलग प्रोसेस होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे इसका आएगा मॉन्ड्स प्रोसेस, तो मॉन्ड्स प्रोसेस में निकल जाएगा, मतलब इसका इंडिविजुअली होता है अलग से प्रोसेस, तो वो प्रोसेस इनसे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनके नहीं लिखे अपन ने। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे इनका होता है एल्यूमिनियम रिडक्शन। क्या होता है इनका, एल्यूमिनियम रिडक्शन। क्या होता है इनका, एल्यूमिनियम रिडक्शन। नीचे आएंगे तो ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होगी, कम। आया ना, नीचे आने पर ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होगी, कम। और अगर ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन इजीली निकलेगा। ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी, इजीली निकलेगा, इजीली निकल रहा है, इसका मतलब सेल्फ रिडक्शन। क्या होता है, सेल्फ। इसका भी सेल्फ होता है, इसका भी सेल्फ होता है, इसका भी सेल्फ होता है।
नीचे आने पर ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो रही है। अगर ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो रही है नीचे आने पर तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकालने की इच्छा हो जाएगी खुद ही, तो इनका खुद ही क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन, अपने आप ही ऑक्सीजन निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको एक डाउट आ गया फिर से कि लेड में आपने 2 लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा। तो लेड में 2 इसलिए लिखा कि अगर आप ये लेते हैं कार्बन रिडक्शन तो लो ग्रेड हो रहेगा, और अगर आप ये लेते हैं सेल्फ रिडक्शन तो हाई ग्रेड आएगा। क्लियर, लो ग्रेड और हाई ग्रेड और पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये सब तो हम लेड पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना। ये तो सिर्फ एक आउटलाइन है, पेशेंस रखना थोड़ा पढ़ते समय, एकदम से हाइपर मत हो जाना, एक्साइटेड मत हो जाना, और उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका ऐसे क्यों करेंगे, इसका यूं क्यों कर रहे हैं, इसका ये क्यों कर रहे हैं, इसका ये क्यों हो रहा है। अरे तो आउटलाइन बनाइए, ये भी पढ़ेंगे ना धीरे धीरे एक एक, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ चुके हैं। इनका हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन होता है, याद हो तो। क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोमेटलर्जी होती है इनके, तो हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन इसलिए होगा कि हाइड्रोमेटलर्जी में रिडक्शन हो रहा था, इसका जिंक डाल रहे थे, याद करो, कॉम्प्लेक्स बना था एक साइनाइड वाला, उस साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स में जिंक डाल दिया, और जब आपने जिंक डाला तो जिंक डालते ही आपके क्या हुआ, ये रिडक्शन स्टार्ट हो गया, आया ना। क्लियर, नहीं आ रही यार। तो ये हमारे पास सारे रिडक्शंस हो गए, अब हमें इसको स्टडी करना है। ठीक है, कॉपर के केस में एक मैंने एग्जांपल और दिया था, कॉपर का लो ग्रेड अगर होगा तो उसकी हाइड्रोमेटलर्जी करते थे, याद है, ठीक है ना, लो ग्रेड में। ये हाई ग्रेड के लिए है सेल्फ रिडक्शन। ठीक, अब इनमें से पहला पढ़ रहे हैं अपन कार्बन रिडक्शन। ठीक है, कार्बन रिडक्शन देखो, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसको बना लेना। कार्बन रिडक्शन क्या होता है देखो, कार्बन रिडक्शन की जब बात करते हैं तो हम लेते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसको रिड्यूस करता है। तो पहला सवाल तो हमारे पास यही आ गया, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है रिड्यूसिंग एजेंट या कार्बन, दोनों होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट चीजें होती है, तो कोनों में से कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम में। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाएगा कभी भी सवाल, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन रिडक्शन मेथड में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों। अब होता क्या है इसमें देखो, अब इसमें हम मेटल ऑक्साइड को लेते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ हम क्या डालते हैं, कोक पाउडर। पहला सवाल, कोक पाउडर क्यों, पाउडर ही क्यों, पाउडर ही क्यों, क्योंकि पाउडर फॉर्म लेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रिडक्शन ईजियर हो जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ, सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रिडक्शन ईजियर हो जाएगा, इसलिए हम इसको कोक पाउडर लेते हैं। कोक पाउडर के बाद हम क्या लेते हैं, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स नहीं है, वो जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में वो वाला फ्लक्स नहीं है ये। ठीक है, मेटल ऑक्साइड होता है, कोक पाउडर होता है, फ्लक्स होता है, हीट करते हैं जिससे कि मेटल प्लस क्या बनता है, स्लैब। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस का कार्बन रिडक्शन को ही एक नाम और दे देते हैं हम, स्मेल्टिंग। तो अगर आपसे बोले स्मेल्टिंग कैसे होती है, तो ये प्रोसेस है स्मेल्टिंग का। अब यहाँ पर पहला डाउट आएगा, फ्लक्स क्या है, तो इसको समझना। मान लो आप जो है वो जा रहे थे रास्ते से, अचानक जो है वो आपका पाँव एक कीचड़ में चला गया, गड्ढा हो रहा था, पानी भरा हुआ था, ध्यान नहीं रहा आपको, ख्यालों में खो रहे थे किसी के, खट से पाँव चला गया, वापस निकला पाँव, और वो आप घर आ गए, घर आकर के आपने रूम तक गए, और वो पाँव उस रूम तक गए और फिर बाथरूम में चले गए, बाथरूम से नहा धो के साफ होके आए, तब तक वो आपके कीचड़ का जो पाँव था वो सूख गया, जम गया वो।
अब देखो उस फ्लोर पर आपने जो कीचड़ का पाँव रखा वो जमा हुआ है, अब उसको आपने झाड़ू लगाया तो साफ नहीं हुआ, लेकिन आपने उसमें अब क्या करेंगे, जब झाड़ू लगाएंगे और साफ नहीं होगा तो आप पानी डालोगे, पानी डाल करके आप उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके वाइपर से साफ कर दोगे। लिटरली अगर मैं कहूँ तो पानी फ्लोर पर डालना वो भी एक इम्प्योरिटी है, और पहले से जो इम्प्योरिटी उसमें जमी हुई थी वो भी एक इम्प्योरिटी है, दोनों इम्प्योरिटी है। फिर भी आपने पानी डाला, रीजन कि उस पानी से क्या हुआ, वो पानी गया उस कीचड़ के साथ, उसने रिएक्ट करके क्या बना लिया, लिक्विड फॉर्म बना लिया। वो लिक्विड फॉर्म ऐसी फॉर्म थी जिसे हटाना आसान था, इसलिए मजबूरी में पानी डालना पड़ा आपको। यानी कि फ्लक्स क्या है, एक एडिशनल सब्सटेंस है जो यूज होता है अनवांटेड इंप्योरिटीज को हटाने के लिए। फ्लक्स क्या है, एडिशनल सब्सटेंस है जो यूज होगा अनवांटेड इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, क्योंकि फ्लक्स जब हम डालेंगे तो अंदर कोई इंप्योरिटी अगर है तो वो फ्लक्स उससे जाके रिएक्ट करेगा और बना देगा स्लैग। ये जो स्लैग बनता है इसे हटाना आसान होता है, ठीक है, इसलिए हमें फ्लक्स डालना पड़ता है। और फ्लक्स जो होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। फ्लक्स की डेफिनेशन चाहो तो नोट कर लेना, क्या बोला मैंने, एडिशनल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू रिमूवल ऑफ unwanted impurities, that are used to removal of unwanted impurities। टाइप ऑफ फ्लक्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स अगर हम बात करेंगे तो वो होते हैं आपका SiO2, P2O5, ठीक है, B2O3 और Na2B4O7। बेसिक फ्लक्स की बात करेंगे CaO, MgO, FeO, CaCO3, MgCO3, CaCO3 डॉट MgCO3। CaCO3 डॉट MgCO3 को डोलोमाइट कहते हैं, तो ये अलग है डोलोमाइट, ठीक है। ये बेसिक फ्लक्स है, मतलब आप समझे, अगर इम्प्योरिटी आपकी बेसिक है तो आपको फ्लक्स कौन सा डालना है, एसिडिक। अगर इम्प्योरिटी आपकी एसिडिक है तो फ्लक्स कौन सा डालना है, बेसिक, ताकि वो रिएक्ट करे और फिर आपका स्लैग बना दे, रिएक्ट करे और क्या बना दे, स्लैग, ठीक है। अब स्लैग क्या होता है ये समझते हैं। सबसे खास बात होती है कि स्लैग जो है कि इमिसिबल मोल्टन स्टेबल फॉर्म होती है जो इमिसिबल होती है विद मेटेलिक ओर, मतलब एक बार अगर ये बन गया तो मेटेलिक ओर में मिक्स नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है, बताओ, ऐसी इम्प्योरिटी बना दी जो अब मिक्स ही नहीं होगी, यानी वो खुद ही कह रही है कि बाहर में जा मेटल, हट नहीं चाहिए मेरे को। मेटल को भी तो यही चाहिए कि नहीं चाहिए, तू चल निकल यहाँ से, ब्रेकअप हो गया दोनों का, बहुत बढ़िया है ये तो। क्यों भाई पुनिया, समझ में आया नहीं आया, क्या मुस्कुरा गया ब्रेकअप के नाम से। कितना जल्दी समझ में आती है ना ऐसी चीजें बोलते ही, एकदम ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, और जैसे मैंने ये नाम लिया चेहरे पे मुस्कुराहट देखो तुम्हारे, देखो अरिन, देखो अरिन को देखो कितना मुस्कुरा रहा है, अरे गजब है। क्यों सानिध्य देखो दुगना हो गया फूल के, तो है देखो सानिध्य को दिख रहा है। पापा, ए पापा, समझ में आ रहा है तेरे को, पक्का सच बोल। ओ सहजप्रीत सिंह चकदपट्ट नवद गिल्ली, राधिका जी समझ में आ रहा है जी, अंजलि जी कैसी हैं आप, समझ में आ रहा है आपको, है, चलिए वेरी गुड। स्नेहा जी आ रहा है समझ में, रेवती जी, खुशी जी, पक्का जी, आगे बढ़े जी। तो यहाँ पर जो स्लैग की बात हो रही है वो स्लैग स्टेबल मोल्टन फॉर्म विच इज इमिसिबल विद मेटेलिक ओर, नोट कर लो, स्टेबल मोल्टन फॉर्म विच इज इमिसिबल विद मेटेलिक ओर। क्या बोला जल्दी बताओ, स्टेबल मोल्टन फॉर्म विच इज इमिसिबल विद मेटेलिक ओर, ठीक है। इमिसिबल विद मेटेलिक ओर हो गई। दूसरी बात, ये मेल्टिंग पॉइंट कम रखेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है मेटेलिक ओर। क्यों, मेल्टिंग पॉइंट कम होने से जल्दी मेल्ट हो जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा, ये जैसे ऑयल आता है पानी के ऊपर। तीसरा, ये डेंसिटी भी कम रखेगा, ऑब्वियसली बात है ऊपर आ रहा है तो डेंसिटी कम रखेगा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और डेंसिटी कम होती है।
फ्यूजिबल मास है। स्लैग क्या होता है? फ्यूजिबल मास। फ्यूजिबल मास का मतलब ये होता है कि इजीली मेल्ट होने वाला मास, मेल्ट आसानी से हो जाता है, तभी तो ऊपर हो जाएगा मेल्ट होकर के। और इसका एक खास नाम होता है सिंडर। क्या होता है? सिंडर। स्लैग का एक नाम और क्या हो गया? सिंडर। स्लैग क्या हो गया? फ्यूजिबल मास। स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम। स्लैग क्या डेंसिटी क्या हो गई? कम। और स्लैग स्टेबल मोल्टन फॉर्म है जो इमिसिबल होती है विद मेटेलिक ओर। ठीक है, ये स्लैग की भाषा हो गई। यानी कि आपने ये डालने के बाद इसमें जो भी इम्प्योरिटियाँ थी उसको हटा के एक ऐसी इम्प्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया जो इसको निकालना आसान था। जिसको निकालना आसान था। अब इधर देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्लैग है वो स्लैग आखिर कैसे, मतलब क्या है स्लैग की थोड़ी और फील दो। तो स्लैग को समझाने के लिए एक थ्योरी आई थी, लक्स फ्लड कंसेप्ट। क्या ये लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट? लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो ये O-2 होता है, ये आपका क्या होता है? डोनर। अगर कोई डोनर है तो ये होगा आपका बेस। अगर ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है तो वो होगा एसिड। क्या बोला जल्दी बताओ? ऑक्साइड आयन डोनर होगा तो क्या होगा? वो बेस। ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा तो एसिड। दोबारा बोलो। ठीक है, ये लक्स फ्लड ने बोला। हमने 3 एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े थे अभी तक। पहला एसिड बेस कॉन्सेप्ट कौन सा था? आरएनएस। आरएनएस कहता है कि अगर H+ निकलेगा तो एसिड और OH- निकलेगा तो बेस। दूसरा आया ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि अगर H+ रिलीज होगा तो वो एसिड, H+ एक्सेप्ट करेगा तो बेस। तीसरा एक और आया था, क्या? लुईस, कैसे भूल सकते हो आप? लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस, एक्सेप्ट करेगा तो एसिड। चौथा आज आ गया लुईस के बाद लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ऑक्साइड डोनर अगर कोई है तो बेस, ऑक्साइड एक्सेप्टर है तो एसिड। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट हाई टेम्परेचर पर मेटलर्जिक प्रोसेस पर ही लगता है। क्या बोलेंगे? हाई टेम्परेचर पर जो मेटलर्जिक प्रोसेस होते हैं उन्हीं पर लगता है। क्या बोलेंगे बताओ? हाई टेम्परेचर पर जो मेटलर्जिक प्रोसेस होते हैं उन्हीं पर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट आएगा। क्या नोट आएगा देखना जरा, कि अगर CaO या SiO2 आ जाए तो ये बनेगा CaSiO3। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बेस कौन है और एसिड कौन है, जल्दी बताओ। तो आप इसको आयनाइज करके देखो क्या बन रहा है। अगर इसको आयनाइज करोगे तो Ca+2 आएगा और ये SiO3 2- आएगा। ये आपका Ca+2 आएगा, ये आपका SiO3 2- आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है SiO3 2- आया तो ये ऑक्साइड आयन इसमें जुड़ गया है। अगर ये ऑक्साइड आयन इसमें जुड़ गया तो अब आप सोचो क्या हुआ? ऑक्साइड आयन जुड़ रहा है मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ ऑक्साइड आयन बचा नहीं है मतलब ये डोनेट कर रहा है। ये डोनर हो गया, ये डोनर हो गया तो ये बेस हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया तो ये एसिड हो गया। क्लियर सबको? ये आपका बेस हो गया, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड हो गया। ठीक, तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए था, बस इसलिए बताया, और कुछ भी नहीं है। और खास बात, वैसे भी हमें पता ही बेस ही और एसिड है। क्यों? एस ब्लॉक के जितने मेटल ऑक्साइड थे वो बेस थे और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो एसिड है। वो पहले ही पढ़ रखा है अपन ने, वो तरीका अलग बोल रहा है, हमें पहले से पता है। क्लियर? तो बस ये तो ऐसे ही बता दिया कि कभी ऐसे आ जाए कि अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड ऑक्साइड आयन डोनर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए बेस। क्लियर? अगला एक इंपॉर्टेंट बात होती है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स। अब ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं ये देखना। रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स किसे कहते हैं? सोचो, दिमाग लगाते हैं हम। मान लो हमें क्या करना था, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के लिए हमने क्या करा, उसको ओर को डाल दिया एक फर्नेस में। लाइक ये फर्नेस है,
इसमें अपन ने ओर को डाल दिया, अब ये ओवर हीट कर रहे हैं इसको। अच्छा, रिडक्शन खास बात होती है मोल्टन फॉर्म में होता है। मोल्टन फॉर्म में क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिडक्शन कौन सी स्टेट में ज़्यादा अच्छा होगा, मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ईजियर होगा रिडक्शन। इसको दूसरा भी बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, कि अगर आप सॉलिड और मोल्टन की बात करोगे तो मोल्टन फॉर्म में डेल्टा एस ज़्यादा होगा। मोल्टन फॉर्म में क्या होगा, डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा तो रिडक्शन फास्ट होगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर एक खास बात बता रहा हूँ कि यार इसको मोल्टन करना ही पड़ेगा, यानी कि आपने टेम्परेचर दिया, कब तक देना है, जब तक ये मोल्टन फॉर्म में नहीं आ जाए, मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट तक आपको देना पड़ेगा। अब आप हीट तो इस फर्नेस को कर रहे हो, पता लगा फर्नेस का मेल्टिंग पॉइंट ही कम है किसके, इसके मेल्टिंग पॉइंट से, तो इससे पहले ही फर्नेस मेल्ट हो जाएगा, इससे पहले ही फर्नेस मेल्ट हो गया भाई। वो जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे वो सब बर्बाद हो गए, कटोरा पकड़ा दिया एक और जग, तब तक उठना मत साले जब तक कि 5 करोड़ पूरे नहीं दे, क्योंकि यूएस कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। पूरे 5 करोड़ बर्बाद हो गए। तब बगल वाले ने पूछा क्या हुआ भाई, कहाँ बैठा हो, बोला बहुत बड़ा गलती कर दिया। कि क्या गलती कर दी है, और ऐसे रिडक्शन कर लिया साला, दिक्कत हो गया हमारे साथ। तो हम दिमाग लगा लिए भाई अपन ऐसा गलती नहीं करेंगे, अब 5 करोड़ का सवाल है तो हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स लगा देते हैं, मतलब अंदर एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर दो पहले ही, जिसमें अगर ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ से हीट, ये बने होते चेम्बर्स अंदर भेजने के लिए, है ना, हीट चेम्बर बने होते हैं मतलब अंदर जाने के लिए, ठीक है, इसको डायरेक्ट हीट करने के लिए। तो अपन ने क्या करा कि डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, इसको मेल्ट करने के लिए, ये मेल्टिंग होगी इसकी, लेकिन ये जो टेम्परेचर यहाँ होगा ये इसके पास नहीं पहुंचा लास्ट। ये क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत मोटी लेयर है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स की। रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, वो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स कौन से होते हैं बताओ, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो अब बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं ये, जिससे कि मेल्ट नहीं होगा, फर्नेस बचा रहेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल के एग्जांपल भी आपके वही होंगे, CaO, MgO, DeO, हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस। तो डेफिनेशन लिख लोगे आप, रिफ्रैक्टिव मटेरियल किसे कहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस। हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, अगर मेरे को गरम गरम चाय एकदम प्लास्टिक का ग्लास आते हैं ना आजकल, उसमें पकड़ा दी तो मैं जैसे ही पकड़ूंगा मेरा हाथ जल जाएगा। तो अगर वो चाय इतनी गर्म हुई कि उस प्लास्टिक के ग्लास को भी पिघला सकती है, अगर वही गरम गरम चाय मैं थर्मस के अंदर डालता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा हाथ थोड़ी जलता, मैं तो आराम से पकड़ के लाता हूँ, क्योंकि उस थर्मस के अंदर आपने देखा होगा अंदर एक लेयर होती है, वो लेयर उस टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देती। तो वो जो लेयर थर्मस के अंदर है, उसी तरह से फर्नेस के अंदर भी जो लेयर है उसका नाम है रिफ्रैक्टिव मटेरियल। उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। क्लियर हुआ कुछ। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल किसे कहते हैं, ये क्लियरिटी आई, ठीक। अब एक पॉइंट और यहाँ पर आएगा, कार्बन रिडक्शन को ही स्मेल्टिंग कहते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, कार्बन रिडक्शन को ही क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग। लेकिन एक्चुअल में जो स्मेल्टिंग है उसका मतलब होता है स्लैग फॉर्मेशन, और चूंकि सारी प्रोसेस में स्लैग फॉर्मेशन जो होता है वो एक ही जगह होता है, कार्बन रिडक्शन में, इसलिए कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग दोनों एक ही बात है। एक जगह स्लैग फॉर्मेशन हो जाता है जहां कार्बन रिडक्शन नहीं हो रहा है, वो है कॉपर का एक्सट्रैक्शन। कॉपर का एक्सट्रैक्शन जब मैंने अभी बताया कि कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है,
तो कॉपर के अंदर कार्बन रिडक्शन तो ले ही नहीं सकते आप। कार्बन रिडक्शन अगर नहीं ले सकते और स्लैग बन गया तो एक्चुअल मैंने क्या कहा था, स्लैग बनने को ही कहते हैं स्मेल्टिंग। तो स्लैग बन रहा है तो स्मेल्टिंग तो हो रही है, लेकिन फिर कार्बन रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा। आपने तो कहा था कार्बन रिडक्शन को स्मेल्टिंग कहते हैं। यस, क्योंकि बाकी सारे जितने भी केसेस हैं उनमें कार्बन रिडक्शन में ही बनता है वो स्लैग। तो यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये आता है कि सर स्मेल्टिंग समझ में नहीं आ रही। और मैं यहाँ ये कहता हूँ कि आप क्या पता नहीं क्या समझने की कोशिश कर रहे हो इसलिए समझ में नहीं आ रही। बहुत सिंपल स्टेप है कि आपको कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग एक ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक जैसे मैंने बोला जिंक में स्मेल्टिंग होती है, हाँ। कार्बन रिडक्शन होता है, हाँ। लाइक आयरन में स्मेल्टिंग होती है, हाँ। कार्बन रिडक्शन होता है, हाँ। लाइक मैंने पूछा आपका लेड जो है अगर लो ग्रेड और है उसमें स्मेल्टिंग होती है, हाँ। कार्बन रिडक्शन होता है, हाँ। लाइक कॉपर में स्मेल्टिंग होती है, हाँ। कार्बन रिडक्शन होता है, नहीं। बस, या आप अपनी भाषा में लिख लो कि कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग एक ही होती है, बस कॉपर को छोड़ के। कॉपर में स्मेल्टिंग होती है, कार्बन रिडक्शन नहीं होता, बस दैट्स इट। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम रिडक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना। डीपीपी नंबर 1 आप कर लीजिए, और वाली रेस है वो अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद डीपीपी 1 और वाली रेस के अलावा, और वाली डीपीपी के अलावा जिसमें और वाले क्वेश्चन हैं वो आप कर लेना। डीपीपी 1 मेटलर्जी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।